दोस्तों आज से एनसीईआरटी की बेसिक क्लासेस शुरू हो रही हैं जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस बार के एग्ज़ाम को देखते हुए बदलते एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए हमने कोशिश की है कि आपको जो बातें एम लक्ष्मीकांत और अनट्रेडिशनल बुक में नहीं मिल रही हैं उन सभी बातों की जानकारी आपको एनसीईआरटी की बेसिक क्लासेस से मिल सके, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2023 में आप देखेंगे तो संवैधानिक सरकार से क्वेश्चन आए हैं, 2014 में क्वेश्चन आए हैं। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ने पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातों को और स्पष्ट कर दें। ये बातें तो तय हैं कि अब प्रीलिम्स पास करनी है तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस का एलिमिनेशन का तरीका बदल चुका है। और प्रीलिम्स क्लियर करने में तीन बातें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका लक तो है ही, दूसरा आपकी मेहनत, और तीसरा जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, और इस बार यूपीएससी में चेंज किया है तो कन्फर्म है कि यूपीपीएससी का जो 2024 का एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये पैटर्न लागू होगा, क्योंकि नकल उसकी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है स्टेट पीसीएस उत्तर प्रदेश का। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने क्लियर करने के लिए सभी एनसीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका इसमें समावेश करेंगे, ताकि जो आपको ट्रेडिशनल बुक में नहीं मिल रही वो आपको इसमें मिल सके। एक बात और आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसे एग्ज़ाम में क्यों, कहाँ के साथ साथ कैसे की भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कैसे की जानकारी मतलब हो सकती सिंपल लैंग्वेज में आपको पीएचडी या फिर कह सकते हैं जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें कैसे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, और कहाँ का मतलब होता है फैक्ट। तो क्यों कहाँ से आपका काम चल सकता है, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास की इम्पोर्टेंस आप तो समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले आपको अगर बात करें तो संविधान में सबसे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और वो क्या है, वो आपका है प्रियम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रियम्बल। तो यहाँ पर देखेंगे संविधान की उद्देशिका, जिसे संविधान का सार भी कहा जाता है, इसको आपको समझना होगा कि जस्टिस कितने प्रकार की दी गई है, ठीक है, और जो स्वतंत्रता की बात करी, लिबर्टी की बात की, वो कितने प्रकार की है, समता की बात की गई है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2023 में कि कब ये इंटैक्ट हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा 2021 की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिस्कस हम करेंगे तो 26 जनवरी 1950 की बात किया था कि संविधान में क्या क्या प्रावधान थे उस टाइप जब संविधान अपनाया गया था, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस। तो आपको जो है प्रियम्बल आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रियम्बल की सारी डिटेल दे दी गई है। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड आईएएस, स्टडी एंड पीसीएस सब मिलेगा, क्योंकि दोनों एग्जाम के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, बी आर अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग शुरू की थी। और इसके अलावा अडॉप्टेड बात की तो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को, और केम इनटू फोर्स यानी कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। सेम यही क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 में 2021 में यूपीएससी में पूछा था कि उसमें जो है कौन कौन से शब्द जो है इसमें उस टाइम जुड़े थे। जहाँ तक समाजवादी पंथ निरपेक्ष की बात है तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये शामिल किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया था यूपी के कि इसमें जो है कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन दिया गया था कि इस दोनों में पाया जाता है, यानी डीपीएसपी में, राज्य के निदेशक तत्व में, और मौलिक कर्तव्य में। तो कॉमन कौन सा है, तो इसमें जो है देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण और की रक्षा, उसका संवर्धन। तो ये सब भी आपको कंपैरिजन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है।
और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A शामिल किया गया था। आर्टिकल 51 के तहत जो है ये 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये शामिल किया गया था। तो कुछ ये फैक्चुअल जानकारी आपकी होनी चाहिए। अब चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो संविधान सबसे पहली बात क्या सिखाता है? संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। अगर हम भारत का उदाहरण लेते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आप भारत जैसे डाइवर्सिटी से भरे देश में रहते हैं, जहां अनेक प्रकार के धर्म, जाति, व्यवसाय करने वाले लोग, पसंद नापसंद सबकी पसंद अलग अलग होती है, गरीब हैं, अमीर हैं, बूढ़ा मिल जाएगा, जवान मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, तो उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती है। अब इस विविधता से भरे देश में कुछ प्रश्न तो उठते ही हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त है, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, गरीब कमज़ोर लोगों को आर्थिक सहायता या सुरक्षा देने के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या जो खर्च उन पर करना चाहिए उसकी जगह इन पैसों का पार्क बनवाने में या अन्य जगहों पर यूज करना चाहिए। तो इन सब का जो है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर की बात करें तो सभी लोगों को अलग अलग जवाब होंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो। लेकिन अलग अलग जवाब और विभिन्नताओं के बावजूद तो रहना इस देश में ही है, भारत जैसे देश में, और इसके लिए उन सभी को कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत अपनी रखनी होगी, और इसके साथ ही ऐसे नियमों पर विश्वास करने के लिए और लागू करने के लिए किसी भी संस्था की ज़रूरत होगी, और जिस पर समाज के सभी लोगों का विश्वास हो और यह भरोसा हो कि इस नियम के विरुद्ध काम करने के लिए दंड मिलेगा। और ये दंड कौन देगा? दंड जो देगा न्यायालय दंड देगा। ठीक है, इस संस्था का नाम क्या है? न्यायालय। और उनको भरोसा है कि इस नियम कानून का संरक्षक ये क्या है? न्यायालय है। अगर कोई ऐसे कानून और नियम का उल्लंघन करता है तो वो न्यायालय दंड देगा। तो इसी बुनियादी नियमों का एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहता है। तो ये क्या करता है? संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तो इस प्रकार जो है संविधान का पहला काम होता है, अगर निष्कर्ष की बात करें तो संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों पर का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। चलिए संविधान के दूसरे काम की बात करें, संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान की आवश्यकता के दूसरे पहलू को देखते हैं। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं किसमें शामिल होगी ये भी संविधान तय करता है, इसलिए जो है संविधान की आवश्यकता है। संविधान में कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हैं, यानी ये बेसिक्स रूल क्या हैं, ये कौन तय करेगा, और ये बुनियादी नियमों क्या है, और ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो उन्हें बुनियादी बनाती हैं। सबसे पहले यह तय करना पड़ता है कि जिन नियमों के आधार पर समाज को शासन करना है उन्हें कौन बनाएगा, यानी जो रूल हैं वो कौन बनाएंगे। और यह तय करना पड़ेगा कि उपलब्ध और बनाए गए नियम में सर्वश्रेष्ठ नियम कौन से हैं। ठीक है, जो रूल बनाए गए हैं उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ नियम कौन से हैं। यदि अगर इसमें सर्वश्रेष्ठ नियम पर भी विवाद होता है तो उस विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है संविधान। वह समाज के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, साथ ही तय करता है कि कौन कानून बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार के उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर राजतंत्र की बात करें, राजतंत्र में कानून कौन बनाता है? राजतंत्र में कानून बनाता है राजा। अगर कुछ वहीं लोकतांत्रिक यानी संवैधानिक देशों की बात करें, जैसे यूएसएसआर की बात करें, तो यूएसएसआर में संघ के संविधान का निर्णय केवल एक पार्टी करती थी कि क्या रूल, कौन से कानून होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अगर वहीं लोकतांत्रिक
संविधान के निर्णय की बात करें, जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र तो वहाँ भी है, जहाँ पर पूर्ण लोकतंत्र हो वहाँ पर जो है निर्णय जो है जनता करती है। अब ये निर्णय जनता करती है तो जनता, समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जनता सीधे तो करती नहीं, लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है तो जनता निर्णय कैसे लेती है ये भी तो तय करना पड़ेगा। इससे भी कुछ प्रश्न उठते हैं, क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना आवश्यक है? सभी लोगों का सहमत होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि कानून संसद बनाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। और इसका भी गठन एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। और यदि संसद कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यानी संसद को जो अधिकार दिया गया है कानून बनाने का, उसे किसने दिया है? तो यह भी तय करने का काम क्या करती है? संविधान करता है। तो इस प्रकार देखेंगे, निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे संविधान जो है वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो संविधान का जो है, एक सेकंड, संविधान का दूसरा कार्य होता है, संविधान का दूसरा काम है यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो ध्यान रखना है, संविधान का दूसरा कार्य इस प्रकार जो है एक तो समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, दूसरा जो है सरकार कैसे निर्मित होगी। ये भी जो है संविधान तय करता है कि संसद कानून बनाएगी, तो कानून बनाने का अधिकार कौन देगा। फिर तीसरे की बात करें, तीसरा क्यों आवश्यक है संविधान, तो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है संविधान। इसी से क्वेश्चन आया है कई बार, जो संविधान किसी देश के लिए आवश्यक है उसमें तीसरे की बात करें तो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। अब इसको समझते हैं। सपोज आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, ठीक है, इसके पहले वाले में जैसे हमने बात की निर्णय कौन करेगा, लेकिन अब उस सत्ता ने कुछ कानून बनाए और तब आपको लगा कि वो कानून जो है पूर्णतः जो है अनुचित है या अन्यायपूर्ण है। जो कानून बनाए हैं वो क्या है? पूर्णतः अनुचित है। ठीक है, अब बात होती है कि ये अनुचित कानून का निर्णय जो है कैसे जो है सीमाएं इस पर लागू की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपको अपने धर्म के पालन करने से रोक दिया जाए, या किसी खास किस्म के कपड़े पहनने से रोक दिया जाए, या कुछ गाना गाने से रोक दिया जाए, या कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जाए जो आपकी स्वतंत्रता को बाधित करता हो, तो ऐसे में संविधान इस अन्यायपूर्ण और अनुचित कानून बनाने और लागू कराने पर सरकार की शक्तियों पर क्या करता है? सीमाएं लागू करता है। सरकार की शक्तियों पर क्या करता है? सीमाएं लगाता है। और उन शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट हैं, उनका उल्लंघन यानी उन अधिकारों का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। और यदि सरकार जो है उन मौलिक अधिकारों पर सीमाएं आरोपित करने की बात हो और उन सीमाओं को किन परिस्थितियों में यानी लागू किया जा सकता है, इसका भी उल्लेख जो है संविधान करता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें, फॉर एग्जांपल बात करें, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकारों पर जो है रोक लगाई जाएगी, तो वो जो है संविधान तय करता है। तो इस प्रकार देखेंगे संविधान का जो तीसरा कार्य है वो क्या है कि वह सरकार अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। चौथे की बात करें कि संविधान क्यों आवश्यक है, तो समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को निर्धारित या पाने के लिए जो है संविधान आवश्यक है। इसके पहले हमने देखा कि सरकार पर किस प्रकार की सीमाएं लगाई जाती हैं। ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों की बात की गई। अब
बात कर रहा है कि समाज की कुछ आकांक्षाएं होंगी, उनके कुछ लक्ष्य होंगे सरकार के। तो सीमाओं के साथ साथ जो है संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करने के साथ शक्तियों के कुछ उनको छूट भी देता है। ठीक है। अब वो क्या जो है छूट होते हैं जो समाज की असमानताओं और इसमें मौजूद गहराइयों को कम करने या समाप्त करने के लिए सरकार को वो छूट देता है। जैसे अगर बात करें समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करना है तो सरकार को इतना शक्तिशाली बनना पड़ेगा कि सरकार इसके लिए जरूरी सभी आवश्यक कदम उठा सके। संविधान में ऐसे बहुत से सरकार के नैतिक दायित्वों की चर्चा डीपीएसपी में की गई है। अगर आप मौलिक अधिकार में जैसे अस्पृश्यता का अंत करना, इसकी भी बात की गई है। ठीक है। उद्देशिका में जो है जस्टिस की बात की गई है। तो इन सब को जो है लागू करवाने के लिए संविधान जो है सरकार के को वह शक्ति प्रदान करता है कि सरकार उसे लागू करवाने के लिए कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सके। और ऐसे प्रावधान को संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकार डीपीएसपी में आप पाएंगे जो सरकार को समर्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार संविधान का जो चौथा महत्वपूर्ण कार्य होता है वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करेगा जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है। तो समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य के बारे में हमने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया। अब पांचवा कारण की बात करें जिससे संविधान आवश्यक है, तो पांचवा कारण है, तो ये तो ऐसे संविधान की उद्देशिका दी गई है। ठीक है, जिसकी चर्चा हमने की थी। तो पांचवा कारण है राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए भी संविधान आवश्यक है। अब वो राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए संविधान क्यों आवश्यक है? अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसमें पहला कारण होता है, अगर पहले कारण की बात करें कैसे बुनियादी पहचान होता है, सो सामूहिक पहचान बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है जिसकी चर्चा हमने पहले की। कुछ जो बेसिक्स रूल होते हैं उस पर क्या होता है, अपनी सहमत जाहिर करनी पड़ती है कि हम पर शासन कैसे होगा, कौन करेगा और कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे। दूसरी की बात करें तो संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। और संविधान आधिकारिक बंधन लगाता है, यानी प्रतिबंध लगाता है कि कोई कार्य कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ठीक है। अतः संविधान जो है नैतिक पहचान भी देता है। संविधान क्या देता है? दूसरा क्या हो जाएगा, नैतिक पहचान भी देता है। तीसरे की बात करें तो अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियमों की बात करें तो विश्व में सभी प्रकार के संविधान में ये स्वीकार किए गए हैं। ठीक है। जैसे अगर दुनिया के लगभग देशों की बात करें तो संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की बात मिलेगी और उस मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए लोकतांत्रिक सरकारें इसको तय करती हैं या इसे देखती हैं। ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा की बात करें तो अलग अलग संविधान में अलग होती है। जैसे अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का निर्माण हुआ है वो जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है, जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। अगर वहीं भारत की बात करें तो भारतीय संविधान जनता के जाति नस्ल के आधार पर मान्यता नहीं देता। ठीक है। तो इस प्रकार जो है पांचवा हमारा हो जाएगा राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा क्लियर कर रखना है अपने दिमाग में। अब चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो 2023 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में उसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे आप जो आपने अभी तक पढ़ा उससे इसका आंसर दे सकते हैं। ये कुछ फैक्ट दिया गया है, ये आपको देख लेना है कि किस देश से क्या क्या संविधान में लिया गया है। तो ऐसे बीच बीच में आपको कुछ फैक्चुअल जानकारी भी देते रहेंगे कि कनाडा के संविधान से अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप और अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना ली गई हैं। ठीक है। इसके आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी लोक कल्याणकारी की बात की गई है जो भी सरकार लागू करवाती है। ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, संसदीय स्वरूप, कानून का शासन पर विचार, विधायिका के अध्यक्ष पद का उनकी भूमिका, कानून निर्माणविद। अमेरिका संविधान से मौलिक अधिकार की सूची ली गई है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है।
ठीक है, तो कुछ फैक्चुअल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। क्वेश्चन नंबर 33 ये सेट ए से लिया गया है। तो इसमें पूछा था निम्नलिखित में कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान का जो मेन मुख्य प्रयोजन का सर्वोत्तम रूप प्रतिबंधित करता है। तो ये होता है, अभी मैंने बताया, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। किसी देश के संविधान का जो मुख्य प्रयोजन होता है वो सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक 34 क्वेश्चन था। हालांकि अगर आपको ये थोड़ा सा फैक्चुअल है कि भारत में किसी संविधान संशोधन के व्यापक रूप से यह माना गया कि मूल अधिकारों की न्यायिक यानी जुडिशल रिव्यू को अद्भुत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो इसमें पहला संविधान संशोधन होगा, क्योंकि जब 1951 में डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए कि संविधान का यह भी काम होता है कि लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जो है वो मौलिक सरकार को शक्ति देती है। ठीक है, तो इसी पर यह विवाद था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। तो 1951 में क्या हुआ था, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जमींदारी उन्मूलन कानून आया था, तो उसको जो है जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था और इस पर कई सारे मामले भी चले थे। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, उसका डिटेल जो है वहाँ पर दिया गया है पूरा फैक्ट। अब 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाती है, प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये ऑप्शन गलत है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, दूसरा संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, चाहे उसमें युग्म 1 पूछे, 2 पूछे, जैसे भी पूछे, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब 2021 की बात करें तो अभी हमने बात की कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो उस टाइम भारत की संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और जहाँ तक बात करें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, तो वो सब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में। तो भारत के संविधान की उद्देशिका जो है उसमें संविधान का वह भाग है किंतु वह विधिक प्रभाव नहीं रखता है। तो कई सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रियम्बल है वह संविधान का भाग है लेकिन कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है आपको नहीं मिलेगा। तो देखेंगे जब आप प्रियम्बल को सही से पढ़ेंगे तो उसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। तो इसमें देखिए स्वतंत्रता की बात जो कही है, स्वतंत्रता की बात जो कही, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की बात की गई है। अगर वहीं जस्टिस की बात करता तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि भारत का संविधान निर्माताओं में का मत निम्नलिखित में किससे प्रतिबंधित होता है। तो संविधान का सार आपको देखना हो, दर्शन देखना हो, तो वो उद्देशिका में आपको मिलेगा, प्रियम्बल में। 2020 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो शोषण के विरुद्ध संरक्षण मौलिक अधिकार में इसकी बात की गई है। और इसमें ही संविधान का एक कार्य भी यह भी है कि समाज में जो भी सब विभिन्नताएं या असमानताएं मौजूद है, सरकार कानून बनाकर वो शक्ति देता है कि उसको लागू करवाए, उसको दूर करे। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो संविधान की उद्देशिका का लास्ट लाइन देखेंगे तो उसमें ये बात की गई है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रियम्बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया भारत का संविधान कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की स्थापना की घोषणा करता है। इसमें जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य के कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। इसके बाद 2015 में फिर से क्वेश्चन आया कि भारत के संविधान कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापन किसमें संबंधित है। तो इसमें भी डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य सरकार को ये संविधान जो है सरकार की ये पावर देती है, शक्ति देती है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु जो है जो भी जरूरी हैं वो वंचित वर्गों को लागू करवाए। तो कल्याणकारी राज्य आपको मिलेगा डीपीएसपी में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में।
तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा कारक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर, उदार लोकतंत्र में आपको हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर मिलेगा, शक्तियों का पृथक्करण मिलेगा। और इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण आपको यूएसए में मिलेगा, जहां सेपरेशन ऑफ पावर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए। इसके अलावा जो है यूपीएससी के जो है क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया, आप वहां से लिस्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लासेस हमारे स्टडी ऑन आइस पर चलेगी, पीसीएस स्टडी ऑन पीसीएस पर, इस पे आपको बेसिक क्लासेस मिलेंगी। तो इस प्रकार हमारा जो है संविधान क्यों और कैसे ये पूरा हुआ। जो दूसरा लेक्चर होगा, इस पे दूसरा लेक्चर होगा संविधान में अधिकार जो दिए गए हैं वो अधिकार क्या क्या हैं, कैसे अधिकार कार्य करते हैं, और उसका हम देखेंगे राज्य के नीति तत्व से क्या तुलना है। तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।